हमारे जो वीर होते हैं वह धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है ना, वह कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे। All right, guys, subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं। बलात्कार बलात्कार होता है। कि देखिए, इस देश में एक हमारा इतिहास है। आप इतिहास खंगालेंगे ना कि 8 वर्षों में हमारे देश में कुछ नहीं बदला है। जब भी सरकार किसी की भी हो, एक अजीबोगरीब बात भी हो रही है और ये आपको समझने की जरूरत है। हाथरस गैंग रेप कांड में पिछले 1 हफ्ते से किस बात पर चर्चा हो रही है, किस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि ये जो पीड़िता लड़की थी, इसको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। देशवासियों, हाथरस में षड्यंत्र करने वालों का सच देश के सामने आ गया है। हाथरस मामले में अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि रात अंधेरे पीड़िता का शव जलाने का फैसला किसका था, आदेश किसका था। दोनों दो चीजें हैं। फैसला कोई और ले सकता है और आदेश जिलाधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का हो सकता है। इसके जवाब के लिए सीबीआई की जांच के इंतजार की जरूरत नहीं है, सरकार ही बता सकती थी। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं। हाथरस में न्याय की लड़ाई थी और उस लड़ाई में अमीश देवगन भी साथ खड़ा था, तो दूसरी ओर दंगा ब्रिगेड का पूरा जोर इस बात पर था कि उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की हिंसा की आग में जला दिया जाए और प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल और खराब हो जाए। नमस्कार, सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना को लेकर यह बड़ी खबर है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई। के साथ घुल मिलकर दिल्ली में झूठ फैलाकर, देश भर में झूठ फैलाकर उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है। क्योंकि अर्नब, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अर्नब, ये तो अगर ये सच है तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं, तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। 14 तारीख की घटना है जी। 22 तारीख को बिटिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है पुलिस, यानी 8 दिन बाद गैंग रेप की धारा बढ़ती है। उसके बाद बच्ची का मेडिकल कराया जाता है और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी कहते हैं कि साहब स्पर्म नहीं मिले इसलिए हम इसको रेप नहीं मानते हैं। और उसके बाद बिटिया की मौत हो गई 28 तारीख को। एफएसएल की रिपोर्ट बताती है कि वेजाइनल इंजरी है, यानी गैंग रेप है। उसके बावजूद पूरा तंत्र बिना जांच के इस बात को बताने में क्यों लगा है कि गैंग रेप नहीं है? जो है ना, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है कविता, वो चाहते हैं कि स्क्रिप्ट में सिर्फ उनके ही एक्टर आए। बिल्कुल, और शायद एक्टिंग कर रहे हैं देश के सामने। ये तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा धोखा है देश के साथ। कि हाथरस के नाम पर ये न्याय की लड़ाई है या फिर दलित में मैसेज देने की सेटिंग हो रही है? चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जिसके आधार पर यूपी पुलिस कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ। महिला से कथित बलात्कार के 11 दिन बाद सैंपल लिए गए, जबकि सरकार की गाइडलाइन है 96 घंटे के भीतर सैंपल लेने की। इसलिए यह रिपोर्ट बलात्कार की पुष्टि कर ही नहीं सकती। गांव वालों, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? गांव वाले मेरी बात सुन रहे हैं तो हाँ कहे मुझे। मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? गांव वालों, आपकी आवाज आ रही है? आप लगातार अर्नब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपसे ये कह रहे हैं कि आप ही के गांव में दंगा भड़काने
की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने ये कहा कि आप आराम से बैठकर रिपब्लिक भारत देखिए, पूछता है भारत देखिए, तब तक मैं फिर आपका रुख करता हूँ। कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए। तो प्रदेश में हाथरस को लेकर के आपको वहां की सरकार ये बताना चाह रही है कि ये एक मामला है, इंतजार कीजिए, एसआईटी सॉल्व कर देगी। देखिए सीबीआई को तो दे ही दिया हमने, अब क्या दिक्कत है? देखिए हम कितने पारदर्शी तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं इस पूरे मामले में। ये सब विपक्ष वाले ही हैं और ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं जो कि गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये सारे बाहर के लोग कुछ समस्या क्रिएट करना चाहते हैं हाथरस में। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। लेकिन इन सारी दलीलों के पीछे यूपी सरकार कहीं अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग रही है। देखिए बड़ा आसान होता है सरकारों के लिए ये बोलना कि वो देखो वो चोर, वो देखो वो गलत, वो देखो, अपने बारे में बात नहीं करेंगे। जो मिनट दर मिनट उत्तर प्रदेश की सरकार कमेंट्री कर रही हो, टीवी चैनल्स पर आ रहा है, यह दरअसल पूरे केस को कमजोर करने की कोशिश है। और इसलिए कमजोर करने की कोशिश है क्योंकि इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो धक्का मुक्की इतनी ज्यादा हुई कि राहुल गांधी नीचे गिर पड़े। और आप तो जानते हैं वहां पर मीडिया मौजूद था, कैमरे मौजूद थे, और ये जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं इन्हें मीडिया की भाषा में शानदार तस्वीरें कहा जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो है जो कि दिन भर वायरल हो गया। और राहुल गांधी यही तो चाहते थे कि ये वीडियो वायरल हो जाए, पूरे दिन वो ट्रेंड करते रहें, और यही हुआ। तस्वीरें वायरल हो गई, वो ट्रेंड भी करने लगे और जो उनका मकसद था उन्होंने वो पूरा कर लिया। बयान देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि भैया कैमरा लाइए जरा, आखिर सियासत का ये कौन सा लाइट कैमरा एक्शन चल रहा है। पुलिस के साथ झड़प होती है और राहुल गांधी गिर जाते हैं। फिर राहुल कहते हैं कि पुलिस ने मुझे डंडे मारे। ये कैसा सियासी मजाक चल रहा है? देवगन साहब, आपकी एक एक बात ये दर्शाती है, आपने पूरी दुनिया देख रही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को डिफेंड करने बैठे हो। नहीं, मैंने तो कोशिश कर रहे हो। मैं तो ना आपको विपक्ष होना कितना मुश्किल होता जा रहा है। 2012 में क्या निर्भया का सवाल विपक्ष का इंतजार कर रहा था? उस समय ये पहले जनता का सवाल बना। लड़कियों ने अपना सवाल बना लिया, बाद में विपक्ष ने अपनी रोटियां सेकी थी। हाथरस के मामले में मूल सवाल यह नहीं कि विपक्ष कहां है, मूल सवाल यह है कि परिवार की सहमति के बिना, पिता के बिना बेटी के शव को कैसे जला दिया गया। कई लोग कह रहे हैं कि हिंदू परंपरा के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है, और जब परिवार के लोग शामिल नहीं हुए तो यह संस्कार नहीं कहा जाएगा, जलाना कहा जाना चाहिए। क्या इस सवाल को अब सीधे पूछने की हिम्मत नहीं रही? इसलिए पत्रकारों और संपादकों को अब विपक्ष चाहिए। ये राहुल गांधी की तस्वीर देखिए, आज वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे। सवालों के घेरे में यूपी सरकार है कि आखिर विपक्ष को वहां जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामे का हिस्सा है? हाथरस में साजिश का हाथ, यूपी सरकार का यही है आरोप। उनका कहना है कि विपक्ष मिलकर ऐसे संगठनों के जरिए, जिसमें पीएफआई, एसडीपीआई है, उनके जरिए दंगे फैलाने की फिराक में था जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर। एक समय कांग्रेस ही ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी हुआ करती थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, लेकिन 2014 के चुनाव में 44 सीटें और 2019 के चुनाव में 52 सीटें मिलने के बाद अब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है। गांधी परिवार पर इस स्थिति को ठीक करने का दबाव बहुत ज्यादा है। कि ऐसा लग रहा था राहुल गांधी नामांकन भरने जा रहे हैं, पीड़िता से मिलने के लिए और संवेदना जताने के लिए नहीं। कि क्या वाकई हाथरस बहाना था और असल में मकसद उत्तर प्रदेश को जलाना था? किस तरह के चीजों को घुमाने की कोशिश की, दंगे कराने की कोशिश की, राजनीतिकरण की, जातीय राजनीति की, लोगों को बदनाम किया, झूठ फैलाया,
पीएफआई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की कोशिश कि क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए वाड्रा कांग्रेस एक परिवार के दुख पर भी सियासी दलाली कर रही है? ये सवाल अकेला मैं नहीं, आप पूछ रहे हैं, सबूत हमारे सामने है। ये गांजा वाला डिबेट से उठा के इनको क्यों लाया? ये कौन गांजा वाला है? यह नहीं है कि विपक्ष कहां है, और यह प्रश्न इसलिए नहीं लाया जाता कि बहस को लोकतांत्रिक बनाया जाना है। विपक्ष के सवालों को गंभीरता से जगह दी जाए, बल्कि इसलिए लाया जाता है कि सरकार से सवाल हटाकर विपक्ष को नकारा साबित करने का पंचिंग गेम शुरू हो सके। एक एक करके बहुत जल्दी से छोड़। केवल अन्नम गोस्वामी उन्हीं पर विश्वास है और किसी पर विश्वास नहीं है। कि पत्रकारों ने भी इंसाफ दिलाने का ठेका ले लिया है, और आपने देखा होगा हर पत्रकार इस समय वहां पर एक एक्टिविस्ट की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह पहुंचा हुआ है, और हर चैनल आपको यह बता रहा है कि वही चैनल इंसाफ दिलाएगा और वही चैनल इंसाफ दिला सकता है। अगर गलत तथ्यों को लेकर राजनीति हो तो उस राजनीति को गलत बताना चाहिए, लेकिन जहां पुलिस महिला नेता के कुर्ते फाड़ दे या कुर्ता पकड़कर खींच रही हो, वहां सरकार से सवाल न होकर विपक्ष पर आरोप लगे कि राजनीति चमका रहा है, तो इसका मतलब एक ही है, न्यूज चैनलों का लोकतंत्र में यकीन नहीं रहा। राजनीति करना अपराध नहीं है, किसी अपराध पर पर्दा डालना दूसरी तरह की राजनीति है जो अपराध है। चैनल के संपादक जानते हैं, मगर उनका टाइम इन दिनों अच्छा कट रहा है। क्या यह लड़की अपराधी थी? उसके शव को तब भी जलाया गया जब परिवार के लोगों ने खुद को बंद कर लिया कि पुलिस उन्हें जबरदस्ती वहां न ले जाए, और कहा कि सुबह ही अंतिम संस्कार करेंगे। तब भी जब मां एम्बुलेंस के आगे गिरकर सर पटक कर रोती रही, वो अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखी। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है? आखिर बदला भी क्या है?